अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। आज प्रोग्राम में हमारे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा। काजी साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुरुस्त है माशाल्लाह। हमने तो आपको मिस किया। क्लासा साहब, आपको अपनी स्टोरीज में बहुत ज़्यादा मिस मैंने भी बहुत मिस किया। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ये कहते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2013 को ख़त्म हो जाएगी और उस रोज़ वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के हवाले से मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि नई क़यादत जिम्मेदारियां संभाले। लेकिन इस वाज़ेह ऐलान के बावजूद उन्हें मजीद कोई दिफाई या सिफारती जिम्मेदारियां मिलने के हवाले से अफवाहों का ये जो सिलसिला है रुकने में नहीं आ रहा। इसकी वजूहात क्या है, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कलअदम तहरीक तालिबान के मरकजी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ये कहते हैं कि तालिबान मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत ने अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तानी आइन के तहत वो मुज़ाकरात कभी नहीं करेंगे। हुकूमत को सीज फायर में पहल बंद करना होगी। मुज़ाकरात के लिए हमारे मुतालिबात को तस्लीम करना जरूरी है, जिनमें सरफहरिस्त ड्रोन हमले बंद करना और कैदियों की रिहाई शामिल है। तो क्या इस सोच और ऐसे मुतालिबात के साथ तालिबान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। इन खबरों के साथ काजी साहब और क्लासा साहब भी आपके साथ अपनी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शादी आगाज में मैं बात करना चाहता हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ुबैर अहमद मलिक साहब, उनकी एक स्टेटमेंट मैं आज देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पर इन रिलेशन टू IMF की जो हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके क्या असरात हमारी मईशत पर जो है वो मुरतब होंगे। तो वो असरात आगे सियासत पर कैसे मुरतब होंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने जो ये कहा है कि मिडिल क्लास को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और ये बफर था रूलिंग यानी अपर क्लास में और उसके दरमियान, तो वो मिडिल क्लास कहाँ, इस पर बड़ी दिलचस्प उन्होंने पॉइंट आउट किया। इसमें हम देखेंगे कि सियासत क्या रुख लेगी। और दूसरी खबर भी कम दिलचस्प नहीं है, बहुत से वज़रा जो हैं वो ख़ास से शाकी हैं इस बात से और कुछ बिकरिंग भी शुरू हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है शायद, और मियाँ साहब ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स पे, ख़ास तौर पर फातमी साहब हैं या जो 4 उन्होंने अपने लगाए हैं अपने मुआवन, वो उनमें 3 ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो इवन अपने पर्सनल सेक्रेटरीज जो हैं उनको भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे। तो कुछ बिकरिंग हुई है। एक शूटिंग, एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दो वज़रा के माबैन एक कोई शायद तलखी भी इस बात की हुई है। तो ये क्या मामला है और क्यों मियाँ साहब जो हैं वो इतना कीनली इन सारी मिनिस्ट्रीज को वॉच कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आप आज क्या लेके आए, क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? जी शादी, आज भी खासी आप कह सकते हैं हैवी एजेंडा है खबरों का। उसमें कुछ एक्सक्लूसिव हैं, 2-3 एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं, एक आध कुछ और स्टोरी भी है। एक तो आज आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जो पाकिस्तान में कारें बनाई जा रही हैं ये कैसी बोगस कारें हैं और इनके जो मालकान हैं वो कितने अरबों रुपए एडवांस के तौर पर लेके बैंकों में रख के प्रॉफिट कमा रहे हैं पाकिस्तानियों से। इस पे एक इंतहाई सीरियस और सनसनीखेज एक बहस हुई थी 2 अक्टूबर को, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। तो उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, क्या इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तानियों को जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कैसे लूट रहे हैं और हुकूमत के साथ किए गए तमाम वादे और मुआहदों से मुकर गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है कॉमन पाकिस्तानी के लिए इसमें डिटेल्स होंगे कि इसहाक डार साहब ने मीटिंग यहाँ प्रिजाइड ओवर की थी, उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं कि कैसे पाकिस्तानी लूटे जा रहे हैं। एक तो ये शेयर करेंगे। एक दूसरी एक बड़ी अहम खबर है, कई दिनों से मैं और काजी साहब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कौम ढूंढने पर लगी हुई है कि आखिर ये 480 अरब रुपए जो गर्दिशी ये कर्जे थे, ये जो हमने IPPs को दिए, ये कहाँ से आए थे। एक तो हमने बता दिया था उसका USF ये फंड से आए से 62 अरब रुपए। आज हम आपको जो बाकी का जो इनकी सांप की पटारी थी उस ये पटारी में से कुछ और चीज़ें निकालेंगे कि और पैसे कौन कौन से महकमों से किधर किधर से निकाले गए और किस किस बैंक के ज़रिए लोन लिए गए हैं और कैसे अदायगियाँ की गई हैं। ये भी बड़ी एक आई ओपनिंग स्टोरी है जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ एक तीसरी स्टोरी जो है वो ये है कि यहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं कभी वज़ीर आज़म भी थे, वो वहाँ पर गुजर खां में एक उनको स्कूल के और कॉलेज के तकरीबा इनामात के लिए बुलाया गया। उनको बुलाने की सज़ा प्रिंसिपल साहब को तख्त लाहौर ने क्या दी है और कैसे दी है कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई है राजा परवेज़ अशरफ साहब को मेहमान खुसूसी बुलाने के सरकारी स्कूल में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और लास्टली आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने किया था ब्लू पासपोर्ट पे किया था कि 49 के करीब वहाँ पे जद्दा में जो ब्लू पासपोर्ट थे
वो जारी किए गए थे। तो उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने मीटिंग की, हमारी खबर पे नहीं की, हम कोई उस पर नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ही की होगी। तो पता चला है हम तो 49 को रो रहे थे, 2000 ब्लू पासपोर्ट हैं जिनको कैंसिल करने के उन्होंने आर्डर्स किए हैं। ये आपको याद होगा, हमने फ्राइडे वाला दिन स्टोरी अपने प्रोग्राम में की थी, तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कियानी के ने जो वाज़ेह ऐलान किया है कि 29 नवंबर को मैं रिटायर हो जाऊंगा, नई क़यादत जिम्मेदारियां संभालें। इस वाज़ेह ऐलान के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात, कुछ दिन पहले लाहौर में उनकी मुलाकात, तो कहा जा रहा है कि कोई नई जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं। खासतौर पर जनरल कियानी को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का इजाफी चार्ज दिया जा सकता है। कितनी हकीकत है इन अफवाहों में? वैसे तो इस पे मेरा ख्याल है, जब जनरल कियानी साहब ने कल खुद कह दिया है कि जी कि मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्सटेंशन लेने में या इवन कोई और जिम्मेदारी लेने, अगरचे उन्होंने कोई नई जिम्मेदारी के हवाले से बात तो नहीं की, लेकिन हमारे दोस्त जो हारून रशीद साहब हैं, मुसलसल उनके कालम हम पढ़ते रहे हैं। मेरा ख्याल वाहिद पाकिस्तान में अकेले कालम निगार या सहाफ़ी हारून रशीद थे जो डे 1 से कह रहे थे कि जनरल कियानी साहब कोई नई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और वो एक तरह का रिटायर होकर घर चले जाएंगे। अगरचे एक स्पेकुलेशन करना, गॉसिप्स करना, ये हमारा मीडिया का काम भी है। अच्छा, मीडिया इसलिए भी गलत हम इसको करार नहीं दे सकते कि माजी में यही कुछ होता रहा है। जनरल कियानी साहब को आपको याद होगा 2009 में जब या उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी गई थी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे, उन्होंने रात के 11 बजे बुला के ये ऐलान किया था टीवी पे बाकायदा जी कि हम उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक माजी तो है, एक तारीख तो पीछे खड़ी हुई है, इसलिए मीडिया भी इस पर आके स्पेकुलेट भी करता है, हाइप भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और आपने सही पॉइंट आउट किया, जो उनके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो लगता ये है कि कुछ बातचीत जो है या उनकी शराइत जो ये सो कॉल्ड होंगी शहबाज शरीफ साहब की, वो शराइत कोई उन जनरल कियानी साहब को मंजूर नहीं होंगी, जिस वजह से उन्होंने ये फैसला किया होगा कि बेहतर होगा कि मैं रिटायर होकर 6 साल बाद घर चला जाऊँ, ताकि मेरे ऊपर उंगलियाँ भी ना उठें, मीडिया भी गॉसिप्स ना करे, कुछ ज़्यादा बातचीत भी ना हो। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया है कि हाँ कि मैं नेक्स्ट उसके टर्म के लिए किसी ओहदे के लिए मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, सियासी कायदीन भी कहते हैं कि अच्छा फैसला है, इससे इदारे जो है मजबूत होगी, अच्छी मिसाइल कायम किया जनरल कियानी ने। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर कायल साहब का भी देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार हारून रशीद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जनरल कियानी के रिटायरमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। अभी क्लास साहब भी आपके कॉलम का जिक्र कर रहे थे कि आप अपने कॉलम में लिखते थे कि जनरल कियानी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और कोई इजाफी चार्ज नहीं दिया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा शाजिया, नहीं शाजिया प्लीज लेट मी करेक्ट इट। हारून साहब से क्यों मुझे डांट पड़वानी आपने? मैंने ये कहा था कि हारून साहब वह सहाफ़ी थे जो ये लिखते रहे कि वो नहीं लेंगे, ये नहीं कहा कि उन्हें नहीं मिलेगी, इसमें बड़ा फर्क है। जी जी जी। मैंने ये कहा कि हारून साहब वह सहाफ़ी थे पाकिस्तान में बार बार कहते थे कि जनरल कियानी नहीं लेंगे, उनको पेशकश है, ऑफर्स है, नहीं लेंगे। तो इसलिए मुझे हारून साहब से सुबह सुबह डांटना पड़ा। नहीं बिल्कुल। तो हारून साहब, हम कह सकते हैं कि गुमगू की जो कैफियत थी, अफवाहें जो थी, वो खत्म हो गई? जी जाहिर है खत्म हो गई। और ये जो कोई जर्नलिस्ट इन 30 दिनों की 25 दिनों की कहानी लिखे तो ये एक बड़ी सनसनीखेज दास्तान है। मैं इसलिए नहीं लिख सकता कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लीक न करूं, अगर जब वो ऐसी खतरनाक बात उसमें पेचीदा कोई नहीं है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। उन्हें पता चला कि जनरल कियानी वो नहीं है जो वो समझते थे, उससे मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद उन्होंने अचानक लोगों को दौड़ाया भगाया कि उनसे कहें कि वो एक्सटेंशन ले लें। पहले तो कहा कि वाशिंगटन में सफीर बनाया जाए, उस पर जनरल साहब ने कहकहा लगाया और जिनसे उन्होंने मशवरा किया उन्होंने भी एक कहकहा लगाया, क्योंकि वो जनरल जहांगीर करामत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बहुत अहम दौर में 6 साल में बड़ा फैसला कुन किरदार अदा किया है। उस पर राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो एक सीरियस आदमी है और वो नौकरी के मुतलशी नहीं थे। फिर ये कहा गया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हो जाएं। उस पर मैंने भी अपनी राय दी, जिन लोगों ने मुझे पूछा वो ऑफ द रिकॉर्ड है। फिर ये और भी बहुत सी तजवीज़ें आई, फिर एक्सटेंशन पर भी सोचा गया। मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के 20-25 दिन पहले उनसे बहुत तवील मुलाकात हुई और मैंने अपनी राय दी जो मैं टेलीविजन पर नहीं दूंगा। लेकिन ये मैंने कहा, उसके बाद लिखा भी कि किसी सूरत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोई मुलाजमत कभी नहीं, पर रहने के बाद इतनी संजीदगी से जिम्मेदारियां अदा करने के बाद
अगर वो वाशिंगटन में सफीर हो जाएं और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हो जाएं और वो भी इस तरह के लोगों की हुकूमत में, या वो कोई और जिम्मेदारी इस तरह की ले लें, तो ये उनके शायान शान नहीं है। इतने बड़े मनसब पे जो लोग रहते हैं इसके बाद उन्हें रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी चाहिए। और एक बात मैंने उनसे ये कही थी कि आप मुलाजमत से रिटायर हो रहे हैं, जिंदगी से रिटायर नहीं हो रहे, सेहतमंद हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। और एक कतईयत के साथ मैंने उनसे ये कहा कि आपको 3, 4, 5, 6 मिलियन डॉलर कम से कम मिल सकते हैं एडवांस, और वो किताब लिखें जो आपको लिखनी चाहिए। बहुत सी बातें नहीं लिखी जा सकती, लेकिन बहुत सी लिखी भी जा सकती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, और वो जो उनका बयान है उसका पहला जुमला आप पढ़ें, रिटायर होने का फैसला उन्होंने खुद किया है। अच्छा हारून रशीद साहब, जनरल कियानी को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने तक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और स्टाफ का इजाफी चार्ज भी दे सकते हैं, इसको भी अफवाह कहा जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफवाह है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो ये कोई जिम्मेदारी कबूल न करें। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना वक्त पूरा कर लिया। सही। जब वक्त गुजर जाता है तो अदारे ग्रो करते हैं, अबदियत आदमी को नहीं है। आपकी जी हारून साहब, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ ताकि हम चाहते हैं जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कोई इस पे बात की जाए। ये परसों जो 1-2 दिन पहले उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उनकी जनरल कियानी साहब की, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? क्या कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि उनके साथ निगोशिएट किया जाए, कोई बेटर टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाए जो हो सकता है जनरल कियानी साहब को पसंद ना ही हो, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया? और क्लासा साहब, लाहौर में भी कुछ दिन पहले हुई थी जी। नहीं, वो तो कोशिश तो बेपनाह हुई, बेहिसाब कोशिश हुई। जब इन पर ये इंकशाफ हुआ कि यही बेस्ट आदमी है, यही वो आदमी है जो सब्र कर सकता है, यही वो आदमी है जो साजिश नहीं करता, जो खुलकर बात करता है और जो दयानतदारी के साथ राय देता है। देखिए, राय उनकी गलत हो सकती है, मगर जो खुलकर राय देते हैं और दयानतदारी से राय देते हैं और पूरी बात करते हैं, तो कोशिश तो बहुत हुई। मैंने आपको बताया जो इस लतीफे से शुरू हुई कि वाशिंगटन में उन्हें सफीर बनाया जाए, जिसपे मैं जानता हूँ कि क्या क्या उन्होंने लगाया और खामोश होगा, कोई राय उसके बाद उन्होंने दी। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हो जाएं। ये चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब इसी मिशन पे थे और बहुत दिनों से थे, और भी कुछ लोग थे, लेकिन यही 2 बुनियादी आदमी थे। अब मुझे तफसील उस गुफ्तगू की मालूम नहीं है, ना मैंने मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो यकीनी है कि उन्हें परसू करने के लिए मुलाकात हुई। और क्या वजह हो सकती है इस स्टेज पे? आप हारून साहब आप कैसे देखते हैं कि कुछ हल्के हैं जो समझते हैं शायद जनरल साहब जो थे मुश्किल दौर था इनका, टेररिज्म था, तालिबान थे, पाक इंडिया इश्यूज बहुत सारे चल रहे थे, एक नई हुकूमत थी, ट्रांजिशन हो रही थी, सो बहुत सारे चैलेंजेस थे, अफगानिस्तान की सिचुएशन थी, अमेरिकन से डीलिंग थी, एक वो हमने देखा, विकीलीक्स में बहुत कुछ आया, वो भी आपने पढ़ा, उस पर कमेंट किया। एक कुछ हल्के लिहाजा समझते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में 6 सालों में बेहतर परफॉर्म किया है। एक और हल्का है वो कहता है, ये समझता है नहीं, इस दौर में कुछ ज़्यादा वीकनेसेस सामने आई हैं, तालिबान ज़्यादा पावरफुल हुए हैं, बहुत सारे इंटरनली तौर पर मसाइल का पाकिस्तान शिकार रहा है, 6 सालों में शायद उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ सकी सामने जो आनी चाहिए थी। आप किस व्यू को होल्ड करेंगे, जो उनके नाक़िद हैं जो समझते हैं इन 6 सालों में पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने बड़े ये टफ टाइम में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया जनरल कियानी ने? देखिए, प्रेसिडेंट निक्सन से पूछा गया कि हिस्ट्री आपको किस तरह रेट करेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर वाटरगेट स्कैंडल को माइनस कर दिया जाए तो इंशाल्लाह तारीख में, तो इंशाल्लाह उन्होंने तो नहीं कहा, यानी ये जनरल कियानी कह सकते हैं कि मेरा मकाम बहुत बुलंद होगा तारीख में, क्योंकि चीन के साथ आपको पता ब्रेक थ्रू हुआ था। एक उसामा बिन लादेन वाला हादसा है, मैं बिल्कुल उन्हें कसूरवार उसमें नहीं समझता, मैं कभी तफसीलात लिख दूंगा, मेरे पास काफ़ी डिटेल है उसकी। जनरल कियानी का रवैया बहुत मुस्बत रहा है, हर आदमी ने खुदा को जान देनी है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने उन्हें बहुत दयानतदार आदमी पाया, बहुत सीरियस आदमी पाया, और मैं वाहिद अखबार नवीस हूँ जो बहुत तफसीली उनसे बात करता रहा है। बहुत सी चीज़ें मेरे पास राज हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप चाहें आप लिख दीजिएगा, लेकिन मुनासिब वक्त पर लिखिएगा। जनरल कियानी ने अमरीकियों को जिस तरह रजिस्ट किया है, उसकी जब रूदात सामने आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि वो पाकिस्तान की तारीख के बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स में थे। जनरल काकड़ दूसरे थे, जनरल मूसा को भी मैं समझता हूँ वो ब्रिलियंस तो उनमें नहीं थी, मगर वो बड़े लायल आदमी थे अपने काम के साथ।
जनरल कैनी जब चले जाएंगे तो लोगों पर इंकशाफ होगा कि ऐसा कोई दूसरा जनरल पाकिस्तान आर्मी में नहीं है। एक आध साहब हैं मगर उनके बनने का चांस ही नहीं है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपका। जी कैसे आप कुछ कहेंगे? अच्छा, मैं एक और एंगल से बात को देख रहा हूँ कि एक तो वाकई बड़ा टर्बुलेंट पीरियड था जिसमें वो आए, और आगे भी जो आएंगे उनके लिए जो लेगेसी है उसमें अगर आप देखें। और एक बात, रिटायरमेंट का फैसला इसलिए भी दानिशमंदाना था कि ये मेरा ख्याल है कि जो टॉप हमारी जो ब्रास है वहाँ भी अब लोग जो हैं वो वेल रिसीव्ड नहीं होना था। डिस्किन पहले 3 सालों को एक्सटेंशन मिल चुकी थी। बहुत से लोगों की जो प्रमोशंस हैं, जाहिर है फिर वो एक फ़ौज में होता है, हर आदमी ऊपर की तरफ आ रहा होता है, अभी फैसले तो होंगे। लेकिन ये कि इनको जो दौर मिला, एक तो परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद खासा उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इदारे को, तो जो इनको मिला अब इन्होंने एक डिस्टेंस करके सियासत को मौका दे के तो फौज का एक इमेज जो है वो इन्होंने इसको बिल्ड किया। मगर इस दौरान ये बड़े अफसोसनाक वाकयात भी हुए, ये जो नेवी का वाकया हुआ या ये जो उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ। मगर जाहिर है ये हम इसको ये तो वो लेगेसी थी जो मेरे ख्याल में उसामा बिन ये अफगान जहाज में हम गए थे, ये उसी की लेगेसी थी ना। तो मुझे खलासरा साहब, मैं घर कुछ दिनों बोल नहीं सकता था तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने डॉक्टर नजीब का एक बयान देखा इसी हवाले से। तो डॉक्टर नजीब जब सदर थे अफगानिस्तान के, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आग हमारे यहाँ आप लगा रहे हैं तो मेरे दोस्तों और हमसाया भाइयों, ये आपके घरों में भी आएगी। और इसके साथ उन्होंने अरब जो जंगजू थे उन्हें भी ये कहा, मशवरा दिया था कि आप जाके वहाँ ज़रा अमेरिकन लोग इंपीरियलिज्म या इसराइलियों से फ़लस्तीनियों की जान छुड़वा दें, यहाँ ये ना करें। तो मैं समझता हूँ कि जो डिबैकल्स हुई कैनी साहब के दौर में, वो एक लेगेसी थी जो जिनको जाहिर है उससे डील तो करना था। मगर मैं समझता हूँ कि इनको याद रखने का ये आलम, बाकी तो जो बहुत राजदार और करीब लोग हैं वो बताएंगे, जैसे हारून रशीद साहब हम तो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने डिस्टेंस करके, और आर्मी की जो सिविलियंस दारों में आर्मियों के लोगों को लगाया गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उनको वापस लिया और एक डिस्टेंस किया उन्होंने। वेरी टर्बुलेंट पीरियड, बाकी हिस्ट्री जज करती रहेगी। क्लास साहब आने सीनियरिटी लिस्ट पर कुछ बात कर ले। सीनियरिटी लिस्ट में कहा जा रहा है पहले नंबर पर जनरल हारून असलम है, दूसरे नंबर पर जनरल राशिद महमूद हैं, तीसरे नंबर पर हैं जनरल राहेल शरीफ। इन तीनों का ताल्लुक लाहौर से, लेकिन कहा जा रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ पर जो दबाव डाला जा रहा है वो जनरल राहेल शरीफ के हक में फैसले के लिए डाला जा रहा है कि इनको नेक्स्ट जो आर्मी चीफ लगाया जाए। क्या इसमें हकीकत है? मैं इसका बड़ा सीरियस सवाल है, थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो इसको डिफरेंट, इसको थोड़ा सा एक लाइट टोन में। और तीनों का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से, फिर तो अब उसमें बड़ा कंपटीशन पड़ेगा। लाहौर से बाहर तो हम देखते नहीं, आपको पता है। जी जी। तो उसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कल एक दोस्त ने किया है, बड़े हमारे ग्रुप के मेहरबान हैं, उनका ये कहना था कि अब तक ये जो तारीख बताती है कि जितने भी हमारे यहाँ मूंछों वाले जर्नल आए हैं उन्होंने मार्शल लगाया, और जितने क्लीन शेव हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक तो ये भी मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब को देखना होगा कि कौन हमारा क्लीन शेव जर्नल है और किसके पास मूंछें हैं, कि कल को एक पॉलिटिकल हुकूमत को यहाँ पे थ्रेट ना रहे। हिस्टोरिकल बता रहा हूँ आपको, उसका ये पैटर्न भी रहा। मगर साहब मूंछें तो किसी वक्त भी रखी जा सकती है। That's a lovely comment. I really enjoyed. तो इसके साथ अच्छा दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है जो नवाज शरीफ साहब को देखना होगा। और जब वहाँ पे चाइना में इनसे हमारी मुलाकात थी, मैं था उसमें अफसार आलम साहब थे और ये राना जवाद साहब थे, हमारी तीनों की गपशप हो रही थी इनफॉर्मल नवाज शरीफ साहब से। मैंने उस वक्त ये चीज़ पॉइंट आउट की थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग गवाह हैं इसके, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ अपने दोस्तों का। उस वक्त भी मैंने कहा था, मैं नवाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म साहब एक बात जहन में रखिएगा, आप कैप्रिकॉर्न हैं और आपके किसी भी लियो के साथ नहीं बनती। अच्छा। तो ये जहन में रखिएगा। और कैप्रिकॉर्न लियोज़ के हमेशा मसाइल चलते रहे पाकिस्तानी हिस्ट्री में। भुट्टो साहब कैप्रिकॉर्न थे, जनरल ज़िया साहब लियो थे, ये नवाज शरीफ साहब खुद लियो थे, तो सारी कैप्रिकॉर्न थे नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ लियो थे, हाँ जनरल मुशर्रफ साहब लियो थे। हाँ। तो मैंने कहा मियाँ साहब जरा ख्याल कीजिएगा, अब की दफ़ा जो नया आर्मी चीफ आप पिक करने वाले हैं, आप क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न है किसी के साथ पावर शेयर नहीं कर सकते, अब आप देख लीजिएगा कोई नया लियो ना टक्कर जाए। तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली मुझसे पूछे, खड़े थे राना जवाद साहब भी और अफसार आलम भी, तो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, तो कहते क्लास साहब इनमें से कौन लियो है। तो वो बड़ा इस चीज़ पे कॉन्शियस भी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कि अगर कैप्रिकॉर्न लियोज के ये मसाइल चलते हैं, मुझसे फौरन पूछते हैं कि तो क्लासा साहब इनमें से लियो कौन है इन तीनों चारों जनरलों में से। मैं सर मेरी ऐसा सच कोई अभी कोई उस पर एस्ट्रोलॉजी पे मैंने इतनी तहकीक नहीं की, एक सिंपल हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि लियोज की और कैप्रिकॉर्न की पावर में चलना मुश्किल हो जाता है। ये भी बता दूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब भी लियो थे और नवाज शरीफ साहब भी कैप्रिकॉर्न थे, उनका भी ज्यादा अरसा ये आप क्या हैं, क्योंकि मैं तो कैप्रिकॉर्न हूं, आप लियो नहीं है, क्लासेस साहब भी लियो है, मैं भी लियो। आपकी तो मेरी अच्छी चल रही है भाई, मैंने मेरा तख्ता ना उलट दीजिएगा किसी दिन। हकाई साहब शुरू में ऐसे ही चलता है, ये शुरू में ऐसे ही चलता है, मेरा ख्याल है।
ये प्यार मोहब्बत ही करीब लाता है। ये तो उस पे था। ऑन सीरियस नोट, मेरा ख्याल शायद ने शायद ब्रेक पे जाना है, वापस आके जो फ्यूचर हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये तो हमने खैर एक लाइटर टोन में गुफ्तगू की है कि किस तरह का आर्मी चीफ सूट करेगा नवाज शरीफ साहब को, मूंछों वाला या बगैर मूंछों वाला, या लियो या नॉन लियो। लेकिन उसके बाद मेरे ब्रेक के बाद आके इसमें मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे कि इसमें सितारों का मेल मिलाप कितना जरूरी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ। बहुत शुक्रिया अरशद आपका। अरशद, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मतवक्की आर्मी चीफ कौन होगा। हम डिस्कस कर रहे थे कि सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर जनरल हारून असलम 3 स्टार जनरल, दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद हैं, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर। तीनों का ताल्लुक लाहौर से है। इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म पर जो जोर डाला जा रहा है वो जनरल राहील शरीफ के हक में फैसले के लिए जोर डाला जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? शाजिया, आज सेक्रेटरी डिफेंस की मुलाकात मुतवक्को है वजीर आज़म नवाज शरीफ के साथ, और इस मुलाकात में सेक्रेटरी डिफेंस जो आपने तीनों नाम लिए, यकीनन ये 3 नाम भी लेके जाएंगे उस समरी में। और सिर्फ 3 तक ही लिस्ट महदूद नहीं होती है। इसमें जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट के ऊपर बातचीत और मुशावरत होगी, उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नाम भी शामिल होंगे। और जहां तक फौज के हवाले से ताल्लुक है तो उसमें कम से कम 4 या 5 ऑप्शंस दी जाती हैं। आपके सामने अगर आप तारीख देखें तो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक की मिसालें हमारे सामने, जो कि सीनियरिटी में 3 से काफी ज्यादा पीछे थे। तो ऑप्शंस बतौर वजीर दिफा और बतौर वजीर आजम, जो दोनों ओहदे नवाज शरीफ साहब के पास हैं, उसमें वजीर दिफा नवाज शरीफ अगर फैसला करते हैं कि मैंने इसको अपॉइंट करना है, तो वजीर आजम नवाज शरीफ ही के लिए काफी आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि वजीर दिफा जब वजीर सेक्रेटरी दिफा को कोई चीज कहेंगे तो वो वजीर आजम के पास जाके उसमें मामला काफी आसानी से आगे जा सकते हैं। अरशद जी रोब साहब, अरशद ये बताएं, ये जो आपने ये सेक्रेटरी डिफेंस की बात की, मीटिंग होनी है, ये वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से होनी है या डिफेंस मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से होनी है? जी क्लासा साहब, मैं यही आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि जो वजीर दिफा नवाज शरीफ साहब हैं, वो सेक्रेटरी डिफेंस को कह सकते हैं कि समरी में ये नाम आप शामिल कर दें, और जब वजीर दिफा सेक्रेटरी डिफेंस को कहेंगे कि ये नाम शामिल कर दें, तो वही नाम सेक्रेटरी डिफेंस वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के पास लेके जा सकते हैं। तो यही वजह थी कि वजीर आजम ने अभी तक वजीर दिफा का जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ था कि ये वाली अपॉइंटमेंट होनी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इसका मतलब अरशद, आपने अच्छा 2 जुलाई को एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत सर्कुलेट हुआ, बड़ा पढ़ा गया, बल्कि आपने ये बहस मेरा ख्याल है शुरू की। 2 जुलाई का आपका आर्टिकल मेरे पास था, रेस फॉर द आर्मी चीफ गेट्स हॉट, न्यू आर्मी चीफ गेट्स हॉट, द रेस फॉर द न्यू आर्मी चीफ गेट्स हॉट। ये बहुत पढ़ा गया, ये इंटरनेट पे मीडिया में सारा का सारा, यहाँ से मोस्टली लोगों ने पिक किए, जो सारे के सारे प्रोफाइल दिए। आपने यहाँ पे 5 पाकिस्तान के सर्विंग जनरल जो हैं उनकी एक प्रोफाइल दिया है। ज़रा आप हमें बताएंगे, आपने यहाँ पे वजीरिस्तान जाके बाहर कवर किए हुए, बजोड़ ऑपरेशन कवर किए हुए, लाइव वहाँ से अपने चैनल्स के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए आपने काम किया है। आपकी क्या ओपिनियन है नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए? आप किसको मतलब ये बेहतर समझते हैं, या आपका ख्याल है उसके चांसेस बेहतर हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे शाजिया कह रही थी लाहौर से जिसका ताल्लुक है, माजी में कुछ लिंक्स रहे हैं कुछ पावरफुल लोगों के साथ, उनके चांसेस हैं, या आप समझते हैं कुछ वार पे ऑन ग्राउंड भी कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनकी पाकिस्तान को इस वक्त एक ट्रबलिंग और टेस्टिंग टाइम की ज़रूरत है? आपका क्या एनालिसिस है? रऊफ साहब, एक बात जो कही जाती है और जितने भी एनालिसिस में दिफाई तजज़ियाकार है वो कहते हैं जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं और कोर कमांडर होते हैं, तमाम एक ही सफ में खड़े होते हैं। शायद ऐसी भी बात नहीं है। मैं अगर पिक करूंगा तो आई वुड पिक जनरल तारिक खान एज द नंबर 1, और उनका कैरियर देखें राइट फ्रॉम PMA अप टू कोर कमांडर और ब्रिगेडियर के बाद से ही हैज बीन फाइटिंग ऑल अलोंग, और जितनी भी आपकी ट्राइबल एरियाज में एरिया आपने रीगेन किया है मिलिटेंट से, वो जनरल तारिक खान ने किया है। द सेकंड पर्सन इज जनरल हारून असलम, जो कि खुद फ्रंट में ट्रुप्स के साथ गए, प्योचार लैंडिंग की है। सो दीज आर द 2 पर्सन, और जनरल हारून असलम SSG से हैं, जो कि प्योचार में लैंड करने वाले पहले सोल्जर्स में मौजूद थे, फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट,
ये 2 लोग हैं, इसमें तारिक खान और जनरल हारून असलम। और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आपने आगे अफगानिस्तान की ट्रांजिशन भी देखनी है, मिलिटेंसी के साथ भी आपने लड़ना है, इन दोनों का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे एक्सपीरियंस किया हुआ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इन मामला को सुलझा सकते हैं, इंट्रिकेसी समझते हैं। जनरल तारिक खान खुद तांग वजीरिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बात जैसे शाजिया ने की, क्लास बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। शाजिया ने बात की कि जी बहुत लाहौर से ताल्लुक कुछ लोगों का है, कुछ पावरफुल लोगों का। अब ये भी हमें इम्प्रेशन देखना पड़ेगा कि क्या नवाज शरीफ साहब सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाते हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से हो, या कोई कश्मीर से कोई ना कोई लिंक निकले। जी रऊफ साहब। ठीक है। अच्छा, आपने उनके जनरल हारून की बात की। जनरल हारून तो उस डीजी मेरा ख्याल है वो थे, वो कमांड कर रहे थे जिस दिन 12 अक्टूबर को कू हुई थी। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसे जनरल के साथ चल सकेंगे जो उनके जहन में होगा? आप जो रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं एक्सक्लूसिव, मेरा ख्याल डॉक्यूमेंट्री 12 अक्टूबर के लिए, मैं रात उसके कुछ शार्ट्स भी देख रहा था, उसमें तो जनरल हारून जो हैं वो तो ये शायद नवाज शरीफ साहब ज़्यादा ना वो अप्रिशिएट कर सकें जो 12 अक्टूबर में उनका रोल था। क्लासा साहब, नवाज शरीफ साहब से आपकी अभी हाल ही में मुलाकातें भी हुई हैं कुछ, आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं कि वो ऐसी बातें दूर से जी ऐसी बातें भूलते हैं या वैसे कोई मुलाकात नहीं हुई, भूलते हैं या नहीं भूलते हैं। डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से जनरल हारून असलम साहब उस वक्त, एंड एज अ प्रोफेशनल सोल्जर ही वाज कैरिंग आउट द ऑर्डर। सही अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, क्लास प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। कायद साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सरबराह हैं, ये प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़ुबैर अहमद मलिक साहब, उन्होंने आज एक बात की और बड़ी इंटरेस्टिंग। उनका ये कहना है कि जी ये जो हमें IMF ने जो हमें दिया है प्लान और प्रोग्राम, इससे हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है वो एलिमिनेट हो रही है। वो कैसे कि लोगों की जो है डिस्पोजेबल इनकम्स कम हो रही हैं, और जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है कि वो इंडस्ट्रीज जो मिडिल क्लास को केटर करती थी या मिडिल क्लास के लिए चीज़ें बनाती थी, उनके फोरक्लोजर्स का और उनके बंद होने का, उनके बैंकरप्ट होने का जो है वो खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ का कजिया नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो 90s के पीरियड में एक मिडिल क्लास आई थी ना, जिसे हम वाइट कॉलर वर्किंग क्लास कहते थे, अब वो भी अगर आप यूनान को देख लें या यूरोप को देख लें तो उन्हें पुश करके नीचे फेंक रहे हैं। मगर अजाब क्या है? अजाब ये है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरी दुनिया में और खासकर हमारे मुल्कों में, उनकी इतनी सबसर्वियंस हो गई है IMF और वर्ल्ड बैंक से। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि आपने टैक्स नेट तो बढ़ाया नहीं, 30 लाख लोगों को आप, IMF कभी एतराज नहीं करता जब आप डायरेक्ट बंदे को हिट करते हैं, उसकी बिजली की कीमत बढ़ा के उसकी, मगर IMF की कंडीशनैलिटीज कितनी सख्त हैं, डेली हमें मॉनिटर करते हैं, मगर वो हमारी हुकूमतों से ये कभी नहीं कहते कि तुम अपने तबके को भी टैक्स लगाओ। तो उनका ये कहना है कि इससे इंडस्ट्री भी जो है वो बंद होगी, मुतासर होगी। और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे जब मैं ये इसको कंक्लूड करता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का वाटरलू था, ये मैंने एक दफ़ा कॉलम लिखा था कि पिछली 2008 में जब ये बेनज़ीर की हुकूमत अब जब आएगी तो इसकी डेस्टिनी पता चलेगी, और वो क्या हुआ, वो उड़ गए सिवाय सिंध के कहीं रहे नहीं। तो मैं समझता हूँ ये भी वाटरलू होगा मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। कि अगर ये इसमें डिलीवर नहीं कर पाते, इतनी हाइप के साथ तो भी एक जगह तक महदूद हो जाए, एक हाइप करके लाए हैं, तो अभी तक तो हमें ये लगता है कि अगर IMF की आपने रेसिपीज को फॉलो किया तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वी विल बी डूम्ड। ठीक है क्लास साहब, वक्त कम है। आपकी खबर मैं चाह रही हूँ कि हम डिस्कस करें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। कार बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान में किस तरह से लूट मार कर रहे हैं, ये भी शायद मैं शेयर कर, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल के हम जो आफ्ताब मेकर ने आज बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी फाइल की है कि जो हम सवालों को जवाब ढूंढ रहे थे कि ये 480 अरब रुपया आया कहाँ से था? आसमान से गिरा था, दरख्तों से हमने नोट फेंके थे, वो कहाँ से, वो भी मैं चाहूँगा हम उसके साथ डिस्कस कर लें जल्दी से। असल में यहाँ पे 2 अक्टूबर को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में हुई, जिसकी सदारत जो इसहाक डार साहब ने की, और 15-20 जो उसमें मिनिस्टर उसके मेंबर्स हैं वो भी बैठे हुए थे। उसमें गुफ्तगू के दरमियान वहाँ पे अचानक ये इंकशाफ किया गया, ये जो कार इंडस्ट्री है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत सारे यहाँ पे ये मराद दी हुई हैं, टैक्स फ्री किया हुआ है,
और बहुत सारी चीज़ें इनको दी हुई हैं, इनको अच्छे खासे पैकेजेस थे जो दिए गए, एक हुकूमत से नहीं लिए, इन्होंने 10 कोई हुकूमतों से लिए जिसकी डिटेल भी बताई गई है। और इनसे ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में फुल्ली आप इनको गाड़ियाँ जो है बनाएंगे, असम्बल करने का जो रिवाज है, कल्चर, उसको ख़त्म करेंगे। अब ये पता चला उन्होंने एक भी वादे पे अमल नहीं किया कार बनाने वालों ने, और ये इंकशाफ किया गया। मेरे पास बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं अगर कोई इनको चैलेंज करना चाहे, जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने लूटा है और लूट रहे हैं पाकिस्तानियों को, जी भर के लूट रहे हैं। जहाँ वजीरों ने कहा अपनी मर्जी की गाड़ियाँ बना रहे हैं और नाकिस गाड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं वो कहते हैं ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ बन रही हैं, ये वो टेक्नोलॉजी से गाड़ियाँ बन रही हैं दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी से दुनिया में गाड़ी नहीं बिकती। वो कहते हैं ये महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। जो सबसे बड़ा इसमें स्कैंडल है वो कहते हैं ये वहाँ से इनसे अरबों रुपए इन्होंने एडवांस के तौर पर लेते हैं। ये मालकान है गाड़ियाँ बनाने वाले, उनको बैंकों में रखते हैं, उन पर ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं, माल कमाते हैं, सूद कमाते हैं, या जो भी आप इसको नाम ले लें, और कई महीने तक ये गाड़ियाँ नहीं दी जा सकती। इसमें इन डॉक्यूमेंट्स में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जहाँ पे दूसरे उनको रियासत लूट रही है, उनको दूसरे इदारे लूट रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरर जो है वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं इनको। अच्छा क्लास साहब, मुझे याद आया ये नाकिस गाड़ी जो 7 लाख की हम बेचते हैं, और वो मैं देख रहा था कि टाटा बिरला जो है इंडिया में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की गाड़ी बना के उन्होंने बेची। और यहाँ पे वो गाड़ी जिसको जो चिंची से भी बुरी होती है वो हम 7-8 लाख की बेचते हैं। इसके साथ तो आप खड़े होकर सांस भी ले लें, जोर से डेंट पड़ जाता है। तो ये बातें इसमें की गई हैं कि इन कार मैन्युफैक्चरर जो हैं ये तो लूट रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए एडवांस लेते हैं और महंगी गाड़ियां बेच रहे हैं, प्लस ऑब्सलीट जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है कि 12, 14, 20 लाख रुपए की गाड़ी दे के भी वो कहते हैं इंतहाई पुरानी टेक्नोलॉजी से गाड़ियां बनाई जा रही हैं। सो एक और माफिया है इस मुल्क में जिसकी ये डिटेल्स है। और दूसरी स्टोरी मेरा ख्याल है, अगर ये टाइम है शाहज़ा, तो मेरा वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे आफ्ताब, क्या मामला है गर्दिशी कर्जों की अदायगी का, जरा ब्रीफ कीजिएगा। कहां से पैसे उठाए गए हैं? लिए इन्होंने जी मेरे ख्याल में इनकी डिटेल तो एक का पोर्शन रऊफ साहब ने बताया था कि यूएसएस से, दूसरा जो है इसमें से 161 अरब जो कैश पेमेंट की गई है, इसमें से 140 अरब रुपए OGDCL के जो एसेट्स हैं, जो उनके डिपॉजिट्स पड़े हुए थे मुख्तलिफ बैंक्स में से, वो वहां से उठाए गए हैं। ये अभी 25 सितंबर को उनकी AGM हुई है, तो AGM में ये बात सामने आई कि जी पहले तो हम 3-4 अरब रुपए रखते थे बैंक्स में, एकदम आपने 140 अरब रुपया कैसे, आपने ये कहाँ गया है हमारा 140 अरब रुपया? AGM ने डायरेक्टर्स ने इनसे पूछा, तो वहां बताया गया कि वो हमने जो सर्कुलर डेट था गवर्नमेंट का, हमने वहां दिया है और उसमें अदायगी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब। आप ये कहना चाहते हैं, आप अभी कोई अगर टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज तो उन्होंने बता दिया साहब। बात ये 140 अरब रुपए की वो ही अंधेरे खरीदने वाली बात है ना। बिल्कुल। क्लास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में आफ्ताब मैकन को लेकर इसकी स्टोरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के लिए नाज़रीन आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।